इसके पहले जो वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम इस समय संसद के बारे में विभिन्न तथ्यों से आपको अवगत करा रहे हैं। अभी संसद ही चल रही है और अनुच्छेद 100 तक मैं आपको पढ़ा गया था। अब हम आते हैं अनुच्छेद 101 पर। और ये जो अनुच्छेद 101 है, अनुच्छेद 101 है जो ये संबंधित है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, उनके स्थानों के रिक्त होने से संबंधित है। यानी कब जो है कोई सांसद अपना स्थान जो है वो रिक्त कर देगा, या दूसरे शब्दों में उसको रिक्त करना पड़ेगा। क्या ऐसा होगा कि जो सांसद है वो अपनी सदस्यता को खो देगा, उसको जो है वो अपना स्थान जो है वो रिक्त करना पड़ेगा, वैकेंट करना पड़ेगा, वैकेंट हो जाएगा। तो इसका जो शीर्षक है वो यही है, स्थानों का रिक्त होना। तो अनुच्छेद 100 में बताया गया है, लेकिन अनुच्छेद 101 और 102 आपको एक साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि 101 का जिक्र है, अनुच्छेद 102 का जिक्र 101 में आएगा। दरअसल अनुच्छेद 102 संबंधित है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स से। अनुच्छेद 102 में वो पैरामीटर्स, वो आधार दिए गए हैं कि कब कोई सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो सदस्य, वो किन परिस्थितियों में डिस्क्वालीफाइड होगा, डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, अयोग्य होगा, निरर्ह होगा। तो याद रखिएगा, पहले 102 बताते हैं, फिर 101 पर आएंगे, क्योंकि 102 की ज़रूरत 101 में पड़ेगी। तो हम ये भी हटा देते हैं और आते हैं 102 पर। 102 ये बताता है कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किस आधार पर डिस्क्वालीफाइड घोषित किया जाएगा। तो एक तो ये, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि वो उसने सांसद रहते हुए किसी लाभ के पद को धारण कर लिया है। एक स्थिति ये है जब सांसद को डिस्क्वालीफाइड घोषित किया जा सकता है। दूसरी स्थिति ये है कि उसे एक सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृतचित घोषित कर दिया गया हो। क्या घोषित कर दिया गया हो? विकृतचित घोषित कर दिया गया हो, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति घोषित कर दिया गया हो। यानी अगर एक सक्षम न्यायालय ने किसी सांसद को विकृतचित्त घोषित कर दिया है तो वो डिस्क्वालीफाइड ठहराया जा सकता है, डिस्क्वालीफाइड होगा वो। और तीसरा ये कहा गया है कि वो अनोन्मोचित दिवालिया हो गया हो, दिवालिया घोषित हो गया हो, मतलब अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट माने क्या होता है? दिवालिया होता है। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया हो तो वो डिस्क्वालीफाइड होगा। चौथा ये कहा गया है कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं रहता है, वो भारत का नागरिक नहीं रहा, या उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। और पांचवा पॉइंट ये दिया गया है कि संसद विधि द्वारा जो है, संसद कानून बना करके, संसद जो है विधि बना करके इन पॉइंट्स का और विस्तार कर सकती है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ होंगी, वो कौन कौन आधार होंगे जिनके आधार पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो संसद विधि बना करके उन आधारों का निर्माण कर सकती है। और अगर संसद कोई विधि बनाती है, वो आधार देती है कि इन आधारों पर भी उसे अयोग्य माना जाएगा, तो फिर उन आधारों पर भी उसे अयोग्य माना जाएगा।
तो ये 5 पैरामीटर्स या 5 आधार दिए गए हैं जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अयोग्य हो जाएगा, अयोग्य घोषित किया जाएगा अपनी सदस्यता से, यानी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। तो 102 में ये आधार दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा 102 में वो आधार कौन कौन से हैं जिनके आधार पर किसी को आप डिस्क्वालीफाइड घोषित करा सकते हैं, घोषित हो सकता है सांसद। अब हम फिर 101 पर आते हैं। 101 वही है स्थानों का रिक्त होना। कब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्थान जो है उसका सदन में रिक्त हो जाएगा। तो सबसे पहला तो यही है कि वो नंबर 1 जो है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रहेगा, दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। वो अगर कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है, अगर कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो संसद को अधिकार दिया गया है कि वो विधि बनाकर ऐसी व्यवस्था कर दे, संसद विधि बनाकर ऐसी व्यवस्था कर दे, संसद ने ऐसी विधि बनाई है कि वो व्यक्ति जल्दी से फैसला कर ले, एक निश्चित अवधि में फैसला कर ले कि उसे किस सदन का सदस्य रहना है। और अगर उस निर्धारित अवधि में वो फैसला नहीं करता है तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। यानी संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार अगर वो ये नहीं बताता है कि वो किस सदन का सदस्य रहना चाहता है तो उसकी दोनों सदनों की सदस्यता खत्म हो जाएगी। एक तो ये, यानी सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। और एक तो ये आधार हो गया। दूसरा आधार है कि कोई भी व्यक्ति संसद और राज्य विधान मंडल के किसी सदन अर्थात दोनों, यानी लोकसभा या राज्यसभा का भी सदस्य हो और इसके साथ साथ वो राज्य विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य का हो जाए, यानी दोनों का जो है वो एक साथ जो है वो सदस्य नहीं रह सकता। आगे ये भी बताया गया है, उदाहरण से अगर आपको मैं बताऊं कि मान लीजिए कि आप लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव भी लड़ लेते हैं और उसके भी सदस्य आप हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति ने एक अवधि निर्धारित की हुई है, उस अवधि के समाप्त होने से पूर्व अगर आप राज्य विधानमंडल के किसी सदन के लिए जिसके लिए आप निर्वाचित हुए उसकी सदस्यता आप छोड़ नहीं देते, त्याग नहीं देते, तो आपकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। ध्यान रखिएगा, मैं फिर एक बार बता दूं कि अगर आप संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन के साथ एक साथ निर्वाचित होते, एक साथ का तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन एक साथ चुनाव हो रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आज हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 6 महीने बाद चुनाव होते हैं राज्य विधानमंडल के किसी सदन के और हम उसका भी चुनाव लड़ते हैं। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले हम विधानमंडल के सदस्य हैं और बाद में संसद का चुनाव लड़ते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो राष्ट्रपति ने एक निर्धारित अवधि दी हुई है कि आप ये फैसला कर लें कि आपको कहाँ रहना है, और अगर उस निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पूर्व आप राज्य विधानमंडल की सदस्यता को नहीं त्यागते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं, तो आपकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। ध्यान रखिएगा। और जो तीसरा कारण है वो हमने आपको बताया कि आपका स्थान कब रिक्त हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 102 में जो आधार दिए गए हैं, अनुच्छेद 102 में जो आधार दिए गए हैं उन आधारों पर अगर आपको डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया जाता है, अनुच्छेद 102 में जो आधार दिए गए हैं उन आधारों पर अगर आपको डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया जाता है तो भी आपका सदन में स्थान रिक्त हो जाएगा। और चौथी जो बात बताई गई अनुच्छेद 101 में ये कही गई है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस सदन का वो सदस्य है उस सदन की अनुमति के बगैर 60 दिनों तक सदन की कार्रवाइयों से दूर रहता है, अनुपस्थिति रहता है बिना बताए, तो भी उसका स्थान उस सदन में रिक्त हो जाएगा। तो ये 4 मुख्य आधार दिए गए हैं कि कब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्थान सदन में वैकेंट हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ये हो गया आपका 101 हो गया।
102 आपको बता चुके, पर जब 102 आपको बता रहे थे हम, तो आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि ठीक है, 102 में ये आधार दिए गए कि किन किन आधारों पर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाइड होगा सदस्य बने रहने के लिए, लेकिन उन आधारों पर उसे डिस्क्वालीफाइड घोषित कौन करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि विवाद उत्पन्न हो जाए, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कहा जाए कि वो दिवालिया हो गया है और वो कहे कि नहीं हम दिवालिया नहीं हैं, वो कहे कि लाभ के पद पर है और वो कहे हम लाभ के पद पर नहीं हैं। तो प्रश्न ये है कि आखिरकार इसका निर्णय कौन करेगा। आपके मन में आना चाहिए कि ठीक है 102 में आधार तो दे दिए गए कि इन आधारों पर वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड होगा, लेकिन वास्तव में उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में फैसला कौन करेगा। तो उसकी व्यवस्था भी हमारे संविधान निर्माताओं ने 103 में कर दी है और ये कहा गया है कि अगर किसी सदस्य के संबंध में अनुच्छेद 102 के आधार पर, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 102 के आधार पर अगर ये प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 102 के आधार पर व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड है, तो इसका फैसला करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। फैसला करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो 102 में जो हमने उस समय आपको आधार बताए थे, उन आधारों पर, हमने 102 में एक आधार और बताया गया है जिसको हमने जानबूझ के जिक्र वहाँ नहीं किया था, क्योंकि अनुच्छेद 102 में एक लास्ट में आधार और है जिसका जिक्र अभी हम आपको बताएंगे। वो जो आधार है उसके अलावा जो हमने बताया था कि लाभ के पद के आधार पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन का जो है वो प्रश्न उठता है, या अनसाउंड माइंड के आधार पर उठता है, या डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट के आधार पर उठता है, भारत के नागरिक नहीं रहा इस आधार पर उठता है, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के आधार पर उठता है, इन सभी आधारों पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न उठता है तो इसका फैसला राष्ट्रपति करेंगे कि वास्तव में वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड होगा कि नहीं होगा। और यहाँ और उससे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने लायक है कि राष्ट्रपति ऐसा फैसला करने से पहले अनिवार्य रूप से भारत का जो चुनाव आयोग है उससे राय लेगा और उसकी राय के अनुसार ही काम करेगा। तो अब ये 101, 102, 103 आपको एक साथ समझने होंगे। तो 102 में डिस्क्वालिफिकेशन के जो आधार हमने बताए थे वो तो वही आधार है। एक लास्ट में आधार और दिया गया है। आपको पता है कि जो 10th शेड्यूल जोड़ा गया और उसमें दल बदल के आधार पर भी ये व्यवस्था कर दी गई है कि दल बदल के आधार पर भी किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड कब होगा? एक तो वही आधार जो हमने अभी बताए थे कि उसने लाभ का पद धारण कर लिया हो, अनसाउंड माइंड हो गया हो, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, भारत का नागरिक न रह गया हो, और संसद द्वारा किसी बनाई गई विधि के अधीन डिस्क्वालीफाइड हो। और एक 5वां पॉइंट है अंतिम, वो ये कि 10वीं अनुसूची में जो पैरामीटर दिए गए हैं दल बदल के, और दल बदल के आधार पर उसको जो है वो अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। तो दल बदल के आधार पर अगर अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो उसका फैसला राष्ट्रपति नहीं करते हैं। हम इनको जानबूझ के बता रहे हैं, बहुत समझने वाली बात है कि 102 में जो अन्य आधार दिए गए हैं उन सभी आधारों पर अगर ये प्रश्न उठता है कि कोई सांसद अयोग्य है कि नहीं है, तो इसका फैसला राष्ट्रपति करेंगे चुनाव आयोग की सलाह पर, बिना चुनाव आयोग की सलाह पर नहीं करेंगे। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो अगर लोकसभा का सदस्य है तो फिर वो जो है स्पीकर करेंगे, और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो फिर वो राज्यसभा के सभापति करेंगे। और ध्यान रहे कि 102 के आधार पर जब राष्ट्रपति कोई फैसला देते हैं तो फैसला अंतिम होगा, उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस तरीके से आपके अनुच्छेद 101, 102 और 103 हो गए, जो अंतर संबंधित है, इसलिए आपको एक साथ समझने हैं। अब आता है अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 104 क्या कहता है? देखिए, जब मैं आपको बता रहा था अनुच्छेद 99, तो मैंने आपको बात बताई थी कि अनुच्छेद 99 कहता है कि सांसद अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, यानी संसद में कार्यवाहियों में भाग लेने से पहले जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान करेगा
राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा उसको शपथ दिलाई जाएगी। शपथ का प्रारूप हमने बताया था शुरू में कि अनुसूची 3 में दिया गया है। तो अनुसूची 3 में जो सांसद के लिए शपथ का प्रारूप, प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है, उसी प्रारूप के अनुसार वो शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। लेकिन हमने आपको बताया था उसी समय कि इन केस अगर वो प्रतिज्ञान नहीं करता है और संसदीय कार्य में भाग लेता है तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, करेगा तो फिर क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि इसको बाद में बताऊंगा और उस समय आ गया है बताने का। उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 104 है। अनुच्छेद 104 ये कहता है कि अगर अनुच्छेद 99 के अधीन बिना शपथ लिए, यानी अनुच्छेद 99 का पालन नहीं करता है, यानी वो शपथ नहीं लेता है, यानी बिना शपथ लिए, नंबर 1। दूसरी बात कहता है कि अगर वो जानता है, पहले से ही जानता है कि वो अर्हित नहीं है, यानी क्वालिफाइड नहीं है सदस्यता के लिए, या उसे डिसक्वालीफाइड घोषित कर दिया गया है। डिसक्वालीफाइड कौन घोषित कर दिया गया है? आप जानते हैं अनुच्छेद 102 में वो आधार दिए गए हैं कि किन आधारों पर उसको डिसक्वालीफाइड घोषित किया जाता है, कि किया जा सकता है। अब मान लो अनुच्छेद 102 के अधीन, अनुच्छेद 102 के अधीन उसको राष्ट्रपति या स्पीकर या सभापति जैसी भी स्थिति हो उसके द्वारा डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है, और वो संसद की कार्रवाई में भाग लेता है और मतदान करता है। कब? बिना शपथ लिए, क्वालिफाइड ना होते हुए भी, और डिसक्वालीफाइड घोषित किए जाने के बाद। इन तीनों ही स्थितियों में अगर कोई व्यक्ति, कोई सांसद सदन की कार्रवाई में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, और उसकी वसूली वैसे ही की जाएगी जैसे सरकार अपने ऋणों की वसूली करती है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 104। अब आते हैं हम अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 का संबंध जो है वो है संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों के समितियों की कह लो शक्तियाँ और विशेषाधिकार आदि। ये विषय है अनुच्छेद 105 का कि जो संसद के सदन है अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो सदस्य हैं यानी सांसद, और संसद की आप जानते हैं समितियां होती हैं, इनकी क्या शक्तियां होंगी, इनके क्या विशेषाधिकार होंगे। तो याद रखो अनुच्छेद 105 में कई चीज़ें कहेंगे। मुख्य रूप से जो अधिकार या विशेषाधिकार दिया गया है वो एक ये दिया गया है कि सदन में या सदन की समितियों में वाक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। क्या होगा? वाक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, वाक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। यानी सदन में कोई भी सांसद जो है या सदन में या समितियों में उसे अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार होगा, अपने विचार व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। और दूसरा जो उसको ये कहा गया है विशेषाधिकार दिया गया है कि जो सांसद हैं वो सदन में या उसकी किसी समिति में, सदन या सदनों की, क्योंकि कई समितियां ज्वाइंट भी होती हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समितियां भी होती हैं। तो किसी समिति में अगर कोई बात कहता है तो समिति में कही गई बात या दिए गए मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये उसका विशेषाधिकार है। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, तो लोकसभा की कार्रवाइयों में आप भाग लेते हैं, आप कोई बात कहते हैं या मतदान करते हैं
या संसद की किसी भी समिति में आप सदस्य हैं और सदस्य के रूप में आप कुछ बोलते हैं, कहते हैं, मतदान करते हैं, तो इस कार्य के लिए आप पर किसी भी न्यायालय में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसमें एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई इसी अनुच्छेद में, कि जिन व्यक्तियों को संसद के किसी सदन में या किसी समिति में बोलने या विचार प्रकट करने का या मतदान करने का अवसर दिया जाता है, मतदान तो खैर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अन्य व्यक्तियों के उसके संबंध में बात हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर महान्यायवादी हैं, तो उनके लिए, ऐसे लोगों के संबंध में बात कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति को संसद के किसी सदन में या उसकी समिति में बोलने का अधिकार दिया जाता है, अपनी बात करने का अधिकार दिया जाता है, तो उसे भी वही संरक्षण प्राप्त होंगे जो सांसदों को प्राप्त हैं। तो ये एक तरीके से अनुच्छेद 105 हो गया। तो ये अनुच्छेद जो 101 हैं, अनुच्छेद 102 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ये सब प्री और मेंस की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आप देखेंगे कि अनुच्छेद 101 और 102, 103 एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इसलिए इनको आप अलग अलग करके ना पढ़ें, एक साथ में पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नमस्कार।